हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। यहाँ पर हम 1990 से लेकर 2019 तक के ओल्ड क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं जो कि एमपीपीएससी में पूछे गए हैं। तो यहाँ हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं। ये हमारा जो टॉपिक है संविधान का सेकंड है। पिछले वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन देख चुके थे। अब इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से 2 से 3 वीडियो में हमारे यहाँ पर पॉलिटी के कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम किसी अन्य विषय के स्टार्ट करेंगे। इससे आपको प्रश्नों की प्रवृत्ति समझने में आसानी होगी, जिसके बाद में क्वेश्चन से रिलेटेड आईएमपी फैक्ट भी मैं आपको यहाँ पर बताते चलूँगा। तो दोस्तों चलते हैं फिर क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। 2015 का ये क्वेश्चन है। तो ये है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के तहत है ना। तो इसमें अनुच्छेद 17 में क्या है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए ये नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट या याचिका दायर की जाती है। 1993 में ये पूछा गया था। तो ये दायर की जाती है हेबियस कार्पस, जिसे कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो भी किसी व्यक्ति को बंदी बनाए जाने का औचित्य का परीक्षण किया जाता है, यानी आपने किस आधार पर उस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है ना, बनाया था, है ना। तो ये न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया। ये 1994 का क्वेश्चन है। तो ये जो है जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। और जो संपत्ति के अधिकार है अब वो विधिक या कानूनी अधिकार के अंतर्गत आता है, जो कि अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत अब इसे शामिल किया गया है। ठीक है, तो संपत्ति का मौलिक अधिकार अब यहाँ से हटा दिया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है। तो ये है 2010 का क्वेश्चन। तो ये समान आवास का अधिकार प्रदान नहीं करता है। बाकी आप ये देखोगे समानता, धर्म पालन और स्वतंत्रता के अधिकार मौलिक अधिकार में वर्णित है। नेक्स्ट है दोस्तों कि पूर्ति कीजिए कि किसके बिना कर्तव्य उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई। 2013 का क्वेश्चन है। तो ये है अधिकार। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, अधिकार। यानी अधिकार के बिना कर्तव्य उसी प्रकार है जैसे कि मनुष्य बिना परछाई के, है ना। अब नेक्स्ट है दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत है। देखिए यहाँ 2 बार आ चुका है क्वेश्चन, 1992 और 2013 में। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट होते हैं। देखिए कल भी एक सेम क्वेश्चन इसी में से आया था मौलिक अधिकार का। ठीक है, मौलिक अधिकार का भी पूछा गया था, ये वाद योग्य है या अवाद योग्य है ना। तो ये क्या है, वाद योग्य नहीं है, यानी कि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं किए जा सकते। इसके द्वारा मतलब यदि इनका उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट है दोस्तों कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। 1990 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पर 10 मूल कर्तव्य की बात हो रही है, क्योंकि ये 1990 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पर देखोगे तो इसका है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में हुआ था। ठीक है, तो आप याद रखोगे 1976 में। अब इसमें देखिए और जो मौलिक अधिकार है वो किस, मौलिक अधिकार नहीं सॉरी, यहाँ पर जो मूल कर्तव्य हैं तो वो किसके अंतर्गत जोड़े गए हैं, अनुच्छेद 51 का, है ना, 51 का के तहत। अब इसमें क्या हुआ है, जो 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ था तो उसमें एक अनुच्छेद और जोड़ दिया गया है। तो जो मूल कर्तव्य है तो उनकी संख्या कितनी हो गई यहाँ पर, अब 11। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो 1998 का ये क्वेश्चन है। तो ये होता है अप्रत्यक्ष मतदान से। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष मतदान से कैसे होता है ये, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति होती है इसी के अनुसार एकल संक्रमणी मत प्रणाली के द्वारा यहाँ पर चुनाव होते हैं। अब इन चुनाव में भाग कौन लेता है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो गुप्त मतदान होता है। और जो अनुच्छेद जो निर्वाचन दिया गया है वो अनुच्छेद 54 के तहत यहाँ पर निर्वाचन दिया गया है, जिसमें क्या होते हैं, सदन के दोनों सदस्य यहाँ पर सम्मिलित होते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य। उसके बाद राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और जो हमारी जो विधानसभा है यानी दिल्ली और पुडुचेरी में, तो उसके भी निर्वाचित सदस्य यहाँ पर सम्मिलित होते हैं। तो इतने लोगों से यहाँ पर जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो होता है। तो आप ये ध्यान रखोगे, इससे भी आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि तो ये हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है
कि यदि मृत्यु पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा, है ना। 1995 में पूछा गया, तो उस पद का जो कार्यभार है वो कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 65 के तहत यहाँ पर कार्यभार संभालेगा। यदि मान लो कि उपराष्ट्रपति भी उपस्थित ना हो तो कौन संभालेगा फिर, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं तो वो संभालेंगे। और यदि मान लो यदि वो भी ना रहें तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश रह चुके हैं तो वो यहाँ पर कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट ये हमारा कि राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं, तो ये 1999 का क्वेश्चन है। तो ये कब कर सकते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। अब देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 85 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 85 खा के तहत यहाँ पर भंग कर सकते हैं। अब उसमें भी देखिए एक समझने वाली बात है, बाकी जो राष्ट्रपति को जो शक्ति दी गई है, राष्ट्रपति को शक्ति 74 के तहत दी गई है ना, अनुच्छेद 74 के तहत यहाँ पर शक्ति दी गई है। और जो केंद्रीय जो लोकसभा जो भंग की जाती है वो अनुच्छेद 85 के तहत की जाती है, तो ये आप ध्यान रखोगे। अब इसमें एक चीज़ आप देखोगे, यहाँ पर मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आप सभी को पता है कि जो मंत्रिमंडल है, तो मंत्रिमंडल में जो कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं वो यहाँ पर शामिल किए जाते हैं। ठीक है, और एक होता है मंत्रिपरिषद, एक होता है मंत्रिपरिषद। अब मंत्रिपरिषद जो होती है, मंत्रिपरिषद में यहाँ पे 3 प्रकार के शामिल किए जाते हैं। एक तो हो गया कैबिनेट मंत्री, दूसरा हो गया राज्य मंत्री और तीसरा हो गया उप मंत्री। तो आप याद रखोगे। और यहाँ पर उलझाने के लिए आपको ये भी दे सकते हैं, मंत्रिमंडल की जगह एक ऑप्शन यहाँ पर बना देंगे कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर। तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट ये दोस्तों कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, तो ये कौन तैयार करता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट ये है, निम्न में कौन असंगत है, तो इसमें कौन असंगत है, इसमें है जवाहरलाल नेहरू। अब वो क्यों असंगत है, क्योंकि देखिए ये कभी भी राष्ट्रपति नहीं रहे हैं, ये पीएम रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री रहे हैं, बाकी राष्ट्रपति नहीं रहे। बाकी राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन, तो ये राष्ट्रपति रह चुके हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है, तो 1996 का ये क्वेश्चन है। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है तो वो होता है लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुने जाते हैं, है ना। अब ये किस अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद है 66। ठीक है, तो आप याद रखो 66 है। अब इनका निर्वाचन भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिक शक्ति किसके पास होती है, 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सभी को पता है, ये होती है प्रधानमंत्री के पास। अब प्रधानमंत्री के पास होती है, तो ये क्या होता है, जो वास्तविक कार्यपालिक होता है। ठीक है, और जो राष्ट्रपति होता है वो सिर्फ नाम मात्र की कार्यपालिका है, यानी कार्यपालिका अंग जरूर है, यानी नाम मात्र की कार्यपालिका है। और जो प्रधानमंत्री होता है इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत यहाँ पर की जाती है, और वो भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है ना। देखिए जो प्रधानमंत्री होता है वो चाहे लोकसभा के बहुमत दल का नेता हो, बाकी उसकी नियुक्ति होती है। ठीक है, नियुक्ति किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे तो है, यानी वो क्या है, ये 2010 में इस प्रकार का क्वेश्चन बना था। तो ये असम से राज्यसभा सदस्य थे। ठीक है, तो देखिए अब ये यहाँ पर जो सिख हैं, तो ये सिख प्रधानमंत्री थे। तो आप ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे कन्फ्यूज करने के लिए यहाँ पर दिए, तो इस प्रकार के कन्फ्यूजन टाइप भी प्रश्न आते हैं, तो आप ध्यान से यहाँ पर अच्छे से तैयारी कीजिएगा। अब दोस्तों देख लेते हैं कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए इसमें भी थोड़ा सा उलझाने वाला है। वैसे तो मंत्रिपरिषद जो होती है तो वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, वो होती है लोकसभा। ठीक है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 75। ठीक है, हाँ देखिए जैसे कि अनुच्छेद 75 नहीं, देखिए यहाँ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बाकी यहाँ पर इसमें लोकसभा नहीं दिया गया है। यहाँ देखिए इसमें संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति। ठीक है, तो किसके प्रति होती है, तो यहाँ पर जो अब यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि यहाँ पर जो पास में कौन सा है, यानी पास में ऑप्शन कौन सा है। तो ये है, देखिए यहाँ पर संसद, यानी संसद में लोकसभा भी आती है और राज्यसभा भी आती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर संसद होगा। ठीक है दोस्तों, और हाँ जो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है वो अनुच्छेद 75 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 75 में दिया गया है ये।
नेक्स्ट ये है दोस्तों कि प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री था तथा बाद में रक्षा मंत्री बना था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कैलाश नाथ काटजू। और ये आपको पता होगा कि ये एमपी के सीएम भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी। तो ये आप सभी जानते हो कि ये लाल बहादुर शास्त्री है ना। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी। तो क्यों हुई थी? क्योंकि जब भारत पाक युद्ध चल रहा था तो ताशकंद में एक समझौता हुआ था। ताशकंद अभी कहाँ की राजधानी है? तो ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है। और 1966 में ये हुआ था। ठीक है, 1966 में इनकी मृत्यु हुई थी। अब नेक्स्ट है दोस्तों कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, है ना। 1998 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये 1965 के टाइम पे जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, है ना, उस समय ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने इसे दिया गया था। अभी देखिए इस नारे के बहुत सारे परिवर्तन आ चुके हैं। यानी जय जवान जय किसान जय विज्ञान, इसका नारा किसने दिया था? अटल बिहारी ने दिया था। अब इसमें भी एक और नारा जुड़ गया है कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। अब उसमें अनुसंधान यदि हम और जोड़ देते हैं तो वो किसने दिया है? नरेंद्र मोदी ने दिया है। ठीक है, तो आप ये याद रखोगे क्योंकि इस प्रकार के नारे पूछे गए हैं तो अभी भी इनमें पूछे जाने की संभावना है। अब नेक्स्ट ये है दोस्तों कि भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन कौन होता है। तो ये होता है मंत्रिमंडलीय सचिव, है ना। तो पूरा मंत्रिमंडल इसके अंडर में रहता है। तो ये क्या होता है? जो देश का वरिष्ठतम लोक सेवक होता है। तो आप ये ध्यान रखोगे, ये यूनिक क्वेश्चन है, 1998 में पूछा गया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है। 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो अधिकतम संख्या यहाँ पर पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया है कि वर्तमान में कितनी संख्या है। तो अधिकतम संख्या यहाँ पर कितनी हो सकती है दोस्तों? तो अधिकतम यहाँ पर संख्या हो सकती है 552, है ना। तो यहाँ पूछा गया है लोकसभा में। अब देखिए 552 में से इसमें क्या होते हैं? जो 530 सदस्य होते हैं वो कहाँ से होते हैं? राज्य से होते हैं। ठीक है, 530 सदस्य। उसके बाद में जो 20 सदस्य कहाँ से आ सकते हैं? वो आ सकते हैं केंद्र शासित यानी यूनियन टेरिटरी से। यहाँ पर 20 सदस्य आ सकते हैं। उसके बाद 2 एंग्लो इंडियन होते हैं ना। इस प्रकार से आप याद रखोगे। अब देखिए उसी प्रकार से एक क्वेश्चन और आया था कि लोकसभा में वर्तमान सदस्य संख्या क्या है। 2010 का क्वेश्चन है। तो वर्तमान सदस्य संख्या है 545 और अभी भी वर्तमान में 545 है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा क्या है, इसमें 530 सदस्य तो कहाँ से आएंगे? राज्य से ही आएंगे। और बाकी के जो 13 सदस्य हैं, है ना, तो यहाँ से जो यूटी है यानी यूनियन टेरिटरी से कितने आ सकते हैं? 20 आ सकते हैं। तो अभी वर्तमान में 13 ही आते हैं यहाँ से, है ना। तो 13 सदस्य यहाँ से आएंगे और 2 एंग्लो इंडियन हो गए। तो ये हो गए हमारे 545। नेक्स्ट ये दोस्तों कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन जनगणना के आधार पर किया गया। यानी ये पूछना चाह रहे हैं कि अनुच्छेद 82 के तहत जो लोकसभा में सीटों का अभी आवंटन है तो वो किस जनगणना के आधार पर किया जाता है। तो ये 1971 की जनगणना के आधार पर किया जाता है जो कि अनुच्छेद 82 के तहत था। अब इसमें भी देखिए एक छोटा सा लॉजिक है। जैसे कि अनुच्छेद 82 के तहत यहाँ पर था। अब उसमें ये कब हुआ था? सन 2000 तक। यानी इसको सिर्फ सन 2000 तक ही मान्यता यहाँ पर दी गई थी। और फिर क्या हुआ था? अनुच्छेद 84 यानी अनुच्छेद 84 आया और उसमें क्या करा? जो 2001 में आया था ये, ठीक है, ये संशोधन कब आया था? 2001 में। तो ये 2001 में आया। तो इसमें क्या किया गया है? इसमें 2026 तक यहाँ पर एज इट इज यहाँ पर रखा गया है। यानी 2026 तक अभी इसमें परिवर्तन नहीं होगा। 1971 की जनगणना के आधार पर ही अभी लोकसभा की सीटों का आवंटन है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होना चाहिए। तो ये होना चाहिए कितना? 1/10। यानी जो 1/10 है तो ये किसके कौन से अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 100 के तहत है। ठीक है, अनुच्छेद 100 के तहत। अब इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों का कोरम है। यानी राज्यसभा में भी इतने ही होना चाहिए कुल सदस्य संख्या का 1/10 और लोकसभा में भी। नेक्स्ट ये दोस्तों, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 2015 का ये क्वेश्चन है। तो ये पहला आम चुनाव कब हुआ था दोस्तों? 1951 और 52 में हुआ था। 1951 और 52 में हुआ था लोकसभा चुनाव। तो इसमें 51 तो दिया नहीं है तो ये हमारा राइट आंसर होगा 1952। तो अब इसमें प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन की बात हम करते हैं तो वो कब हुआ था? 13 मई। तो ये डेट आप याद रखोगे, ये पूछे जाने की संभावना है 13 मई 1952।
तो इस प्रकार की डेट एग्जाम में पूछी जाती है। अब नेक्स्ट है दोस्तों, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है ना। तो देखिए अध्यक्ष सदस्य को सौंपेगा, और मतलब अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देगा और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, उपाध्यक्ष होगा। अब नेक्स्ट है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है, यानी लोकसभा का जो अध्यक्ष है तो उसे किस प्रकार हटाया जा सकता है। तो उसे देखिए, ये लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्पों द्वारा यहाँ पर हटाया जाता है। तो ये किस में वर्णित है, ये वर्णित है अनुच्छेद 94 में। तो आप ये याद रखोगे आर्टिकल 94। और इसके बाद में देखिए 14 दिन पहले उसे लिखित सूचना देनी होगी, है ना। तो लिखित में सूचना देनी होगी 14 दिन पहले। नेक्स्ट है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, जीवी मावलंकर थे। अब देखिए इसमें क्या हुआ था, जब ये 1952 में जब लोकसभा के अध्यक्ष बने थे तो इनका कार्यकाल पूर्ण नहीं हुआ था, है ना। तो ये मतलब इनका निधन हो गया था। तो उसका जो फिर बाकी का जो शेष कार्य बचा था तो उसमें फिर किसे बनाया गया था, तो उनमें बनाया गया था अनंत सैनम अयंगर। ठीक है, अनंत सैनम अयंगर। तो ये आप नाम याद रखोगे। अब हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा कैसे भंग होती है। 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए इसमें यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं कि सभापति के कार्यकाल पूरा होने पर राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद भंग कर सकता है। लोकसभा के साथ स्वतः भंग हो जाती है। तो आप सभी को ये पता होगा कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है ना। तो इसका विघटन कभी नहीं होता है। और इसका जो कार्यकाल है तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो जिसमें क्या होता है, जो 1/3 सदस्य है वो प्रत्येक 2 वर्ष बाद यहाँ पर रिटायर होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई 1999 का क्वेश्चन है। तो सभी को पता है नरगिस दत्त। ठीक है, नरगिस दत्त है। और देविका रानी रोडी कौन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रथम महिला, है ना। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त प्रथम महिला है। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारी यहाँ संविधान के जो दूसरा पार्ट था हमारा वो कंप्लीट होता है। अब हम इसके आगे 3 से 4 वीडियो और आएंगे जिसमें हमारा पॉलिटी, 3 से 4 भी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 वीडियो आएंगे तो हमारा पॉलिटी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद में फिर हम और अन्य टॉपिक देखेंगे और ये सीरीज अब चलती ही रहेगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।